बच्चों, जेई कुरिकुलम में एक चैप्टर ऐसा भी है रेडॉक्स के अलावा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस खास तौर से मिक्स होकर के बहुत ज़्यादा आते हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक, नाम अगर जानना चाहते हैं तो बताता हूँ, चलिए। द नेम इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक वाली बातें तो नॉर्मल थी, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को अगर आपने बहुत अच्छे से ग्रिप कर लिया तो 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में आ जाती है। ठीक है, तो चलो इस पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे ग्रिप करना है फटाफट समझते हैं। ग्रिप करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या जाननी जरूरी है कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जानने के लिए दो चैप्टर्स आपको जानने जरूरी है, जिसमें से एक चैप्टर तो नोमेनक्लेचर वाला है, राइट, जो आउटलाइन स्ट्रक्चर बताता है, मींस IUPAC नोमेनक्लेचर जो आउटलाइन स्ट्रक्चर बताता है। फिर दूसरा जो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल वाला टॉपिक है। ठीक है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इनसे तो आपको स्ट्रक्चर का आइडिया लगता है, बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर का। ठीक, फिर जो दूसरी चीज आती है दैट इज आइसोमेरिज्म। तो ये जो तीन टॉपिक्स मैंने आपको बताए, पहला बताया नोमेनक्लेचर, फिर बताया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल और तीसरा बताया आइसोमेरिज्म। ये तीन टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नोमेनक्लेचर और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल जहां आपको आइडिया देता है अबाउट द स्ट्रक्चर, वहीं आइसोमेरिज्म बताता है द कनेक्टिविटी बिटवीन द स्ट्रक्चर्स, राइट। फिर इसके अलावा रेजोनेंस, सबसे ज़्यादा सवाल उसी पे आएंगे, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अब इसमें से इजी टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो इजी टॉपिक्स में फिर वही चीज़, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसमें ज़्यादा है, आपने स्ट्रक्चर का मोटा मोटा आइडिया ले लिया, स्ट्रक्चर कैसे लिखने होते हैं, उसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ लिया, उसमें आपने जो डिफरेंट स्ट्रक्चर टाइप है, फिशर फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन या न्यूमैन प्रोजेक्शन, इस तरह की चीज़ें ये इजी हैं, एक बार समझ में आ गई तो आ गई, फाइन, कभी भूलेंगे नहीं, राइट। फिर दूसरी चीज़ पे आते हैं आइसोमेरिज्म के बेसिक्स। तो आइसोमेरिज्म का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का शुरुआती पार्ट, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है और उसको अप्लाई करना सीखा है, वो इजी है। नोमेनक्लेचर रूल बेस्ड है, अगर आपको रूल्स प्रॉपरली पता है, उन्हें अप्लाई करना आता है, तो नोमेनक्लेचर का तो सवाल कहीं गया ही नहीं है, राइट। तो ये पोर्शंस जो हैं उन्हें आप इजीली पकड़ सकते हो, राइट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन में इंडक्टिव इफेक्ट, वो एक बेस की तरह से काम करता है, उसका विजुअलाइजेशन आपको हो गया, परफेक्ट, नो इश्यूज, ठीक, इजी की कैटेगरी में है। या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन इजी है, ठीक, आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे लगाना है, इजी है। ठीक है, तो ये जो थोड़े से फंडामेंटल वाला पार्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल में, वो कंपैरेटिवली इजी है, प्रोवाइडेड कि आप उसको केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ करके देखते हैं। ठीक है जी। अब वो टॉपिक्स जो चैलेंजिंग है, और वो चैलेंजिंग इसलिए है कि भाई इसमें विजुअलाइजेशन लगेगा, आपको वही ऑर्बिटल या ऑर्बिटल से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए, राइट। तो डिफ़िकल्ट वाले पार्ट में एक तो स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जब आप देखोगे तो टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट, मेटामेरिज्म वाला पार्ट और रिंग चेन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म से बाद वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो चैलेंजिंग है।
टॉटोमेरिज्म कहाँ पे यूज़ होगा वो आपको अभी भी बताया जा सकता है, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी और 12th क्लास में भी बताया जा सकता है, राइट। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन पर्टिकुलर आप 12th क्लास में सुनते हो, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ जो आती है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल में वो वाला हिस्सा जो कि मीजोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस और उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ख़ास तौर से एसिडिक स्ट्रेंथ वाले सवाल, बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस, राइट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इस तरह के सवाल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयंस और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डिफ़िकल्ट है। और जहाँ तक रिएक्शन मैकेनिज्म्स की कनेक्टिविटी है इन सब के साथ, ठीक, वो भी चैलेंजिंग चीज़ है। आप लोग में से अधिकतर क्या करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को या तो छोड़ देते हैं या रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल सेंस में जो अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म्स की बात करें ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स वास्तव में प्योरली मैथमेटिकल होते हैं, कहीं कोई दिक्कत आती ही नहीं उनमें। अगर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह से रोटेट करेगा किसी मॉलिक्यूल पर या नेगेटिव चार्ज किस तरह से रोटेट करेगा, और इन पर्टिकुलर आपको अगर ये एप्टीट्यूड पकड़ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मिलाना है, यानी वो जो मैथमेटिक्स में आप ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला काम करते हो, वैसा सा ही कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म्स में होता है। तो ये टॉपिक्स चैलेंजिंग है, लेकिन आप इनको मैथडोलॉजी से प्रॉपरली ग्रिप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैंने जैसे स्ट्रेटजी हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताई है। तो सबसे पहला हिस्सा उसमें क्या होता है, प्री रिक्विजिट्स, यानी इस चैप्टर को जब हम पढ़ने चाहें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए उसमें बहुत बेसिक चीज़ें बताएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें, जैसे आपको होमोलोगस सीरीज़, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उनका प्रॉपर आइडिया आपको होना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली जो केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्बिटल का विजुअलाइजेशन, बार बार कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री है, अगर विजुअलाइजेशन नहीं है तो रटने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, तो विजुअलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक, किस तरह से रिएक्शंस कनेक्टेड हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, 60% ये बेसिक पोर्शन है और 40% रिएक्शंस हैं। वो रिएक्शंस को एक बार देखोगे और इस 60% से कनेक्ट कर दोगे, काम ख़त्म। और वो रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-60 रिएक्शंस हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। तो ये चैप्टर जो 11th क्लास में दिया हुआ है, ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो प्री रिक्विसाइट्स में ज़रूरी है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जैसा मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रूव करने वाली रिएक्शन करते हो, आपको दिया हुआ है एक तरफ साइन थीटा से रिलेटेड कोई फॉर्मूला, दूसरी तरफ वहाँ पर कोई और फार्मूला दिया हुआ है, आपको दोनों को कनेक्ट करना है। आप लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हो और फॉर्मूले लगाते हुए राइट हैंड साइड पे पहुंच जाते हो, राइट। ये एप्टीट्यूड चाहिए, इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। अब स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट यानी एनालिसिस वाला पार्ट। तो एनालिसिस वाले पार्ट में सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि नॉर्मली इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन या सोलो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, डायरेक्ट तो फिर भी आ सकता है, सोलो नहीं आएगा, ठीक। अधिकतर जो क्वेश्चन आएगा वो मिक्स में आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ना ट्रेंडिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ट्रेंड वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट। और इसका जो वेटेज है अगर हम देखें तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है चैप्टर में, ठीक, क्योंकि चैप्टर बहुत डाइवर्सिफाइड है और अलग अलग कंसेप्ट इसके अलग अलग जगह पर पूछे जाते रहे। बट स्टिल अगर हम कंक्लूसिव टर्म्स में बोले तो 2022 यानी लास्ट ईयर वाज द ईयर जहां इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो वेटेज थी वो 4 to 8 मार्क्स की थी।
सेक्शन 1 में 1 to 2 क्वेश्चन प्रेजेंट था, जबकि सेक्शन 2 में 0 to 1 क्वेश्चन प्रेजेंट था। कंसेप्चुअल चैप्टर है, जो सेक्शन ए है उसमें इसका क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ रीसेंट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर यानी ईयर 2023 और 2021 में इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो वेटेज थी वो 4 मार्क्स की थी। पहले सेक्शन में अधिकतर जो टेस्ट थे या अधिकतर जो पेपर्स थे उसमें एक सवाल आया ही आया था, स्टिल प्रोबेबिलिटी 0 to 1 की वहाँ पर दिखाई दी। ठीक, वहीं सेक्शन 2 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 0 to 1 क्वेश्चन ही दिखा, अधिकतर नहीं दिखा। तो वहाँ 0 पे इम्फेसिस था सेक्शन 2 में, और सेक्शन 1 में जो इम्फेसिस था दैट वाज ऑन 1। ठीक है, अगर क्युमुलेटिव वे में देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 53 कंसेप्चुअल और 13 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अधिकतर इसी तरह के आते हैं कि उन्होंने 2, 4, 6 स्ट्रक्चर्स दे दिए या 2, 4, 6 कंपाउंड्स दे दिए और ये पूछ लिया कि इसमें जो स्ट्रक्चर्स दिए यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दिए उसमें का सबसे कम रिएक्टिव कितने हैं या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कितने हैं, या स्टेबिलिटी टर्म्स में पूछ लिया। ऐसे ही कंपाउंड्स दे करके एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में पूछ लिया। न्यूमेरिकल सवाल वैसे ही आए, राइट। अब स्ट्रेटजी का लास्ट पोर्शन, यानी आप कैसे पढ़ोगे, मैं कितने समय में पढ़ाता हूँ, आपको कितने आवर्स लगेंगे, प्रैक्टिस के लिए कितने क्वेश्चंस लगभग होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने में। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी 53 से 55 आवर्स में पढ़ाता हूँ तो उसमें से 30 आवर्स के आसपास 25 से 30 आवर्स इस पर्टिकुलर पोर्शन को डिवोटेड होते हैं, लगभग 60%। ठीक है, बाकी 40% में बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिमटी होती है। ठीक, ये तो हो गई पहली चीज़। तो लगभग 30 घंटे मुझे लगने वाले हैं और आपको सर्टेनली उसके 2 से 3 गुना लगने वाले हैं, यानी 75 to 90 आवर्स आपको लगने वाले हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर ढंग से करना है, ढंग से प्रैक्टिस करनी है तो, राइट। अब इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो देखो हम चैप्टर वाइज अगर समझे तो नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है उस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में तो प्रैक्टिस जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि भाई जिस भी किताब का जो भी सवाल दिख रहा है वो आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की हंट होनी चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 40-50 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट अगर प्रॉपर वेरिएबिलिटी उनमें है। ठीक है, एकेडजा वाली जो वेबसाइट की लिंक नीचे दी हुई है उसमें आप देख सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस शीट बनी हुई है। जेई चैप्टर वाइज आप पे है ही, जिसमें पिछले साल के सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक, जब आप आइसोमेरिज्म वाली बात करते हो तो आइसोमेरिज्म में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, ठीक, लेकिन कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चंस करने ज़्यादा जरूरी हैं, जो 12th क्लास की कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे टॉटोमेरिज्म एल्डोल कंडेंसेशन से कनेक्टेड है, तो वो वाले क्वेश्चंस जो कनेक्टिविटी के हैं वो ज़रा सा ध्यान देने होते हैं। बट स्टिल यहाँ भी 60 क्वेश्चंस के आसपास अगर आपने करे हुए हैं इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब रिएक्शन मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ मॉलिक्यूल, सबसे मेजर चंक प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस का आपको करना चाहिए। तो नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 120-125 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पोर्शन से चाहिए, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स से भी रिलेटेड सवाल हो और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाए। ठीक है, तो इन टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 250 से 250 क्वेश्चंस आपको चाहिए इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर प्रॉपरली ग्रिप करना है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि प्रॉपरली ग्रिप आपको करना ही चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटंत विद्या फलंत नहीं वाली स्थिति में हो जाएगी। मीन्स रटना ही पड़ेगा और फलेगी है नहीं, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द बेसिक पिलर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।